हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सबसे बड़ी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनओयू के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल पर एनओयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका सब्सिडी सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो मैंने पहले ही उसका सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। मैंने आपको फिजिक्स का टॉप 10 क्वेश्चन भी बता दिया है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जब आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से कई लोग ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने टॉप 10 क्वेश्चन जो बना के डाला है वो हो सकता है कि मैंने कोई रैंडमली कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया होगा और 10 क्वेश्चन आप लोग को दे दिया होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन बताया वो आप लोगों का पिछले 5 सालों से लगातार वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। और वो सारे क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ईजी है आपका। सब कुछ क्वेश्चन आपका बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ज़्यादा है किसी का, तो किसी का मॉडरेट है आपका, और कुछ आपका सिंपल है। तो वो जो भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन आप लोग को बताया वो 10 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर आप लोग अपना तैयार कर लेना। उसके अलावा मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन बता दूंगी। एक तो आपका कार्नोट इंजन वाला क्वेश्चन जो है, एक आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है वो, और आपका एक मैं बता दूंगी आपको माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में तो नहीं करवाऊंगी, पर मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोगों को चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग हमारा 8th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और आज ही हमारा ये वीडियो हमारा ये लास्ट है आपका टॉप 10 क्वेश्चंस का। आज हम लोग आपका जो 3 क्वेश्चन जो हमारा बचा था, तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका डिराइव प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन सो दैट वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ मे बी डिराइव्ड फ्रॉम प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं ये क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूअसली आपसे पूछा जा रहा है। 16, 17, 18, 19, 20 सब में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन का ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, कोई इजी क्वेश्चन नहीं है और ना ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप समझ लोगे तो ये आपके लिए ईजी है, और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तब तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी वो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम लोग कि क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग को डिराइव प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन, पहले हम लोग को प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को डिराइव करना है, और फिर हम लोग को वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लोग को निकालना है, को डिराइव करना है फ्रॉम प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को यूज़ करते हुए हम लोग को वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकालना है। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन है, और जैसे कि आपको पता ही है कि आप लोग को सब्सिडी में आप लोग को 12 क्वेश्चन रहेगा, और शायद 10 क्वेश्चन, सॉरी आप लोग को 10 क्वेश्चन रहता है और आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाना होता है। तो 5 क्वेश्चन में आप लोग, मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन करवा रही हूँ, जिसमें से मैं आप लोग को श्योर कर रही हूँ कि आप लोग को उसमें से 5 क्वेश्चन आएगा ही। तो बिना डाउट किए आप लोग जो मैं आप लोग को बता रही हूँ आप लोग उसे पढ़ो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखते हैं हम लोग। तो इसके सॉल्यूशन सबसे पहले तुम लोग कुछ प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। तो अ ब्लैक बॉडी may emit or absorb the photon. Photons are the filled particle having rest mass 0, energy h mu and moment h mu by c. Okay, and integral spin angular moment in black body radiation spectrum. The total number of photons may not be remain constant. आपका जो ये प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन होता है ये आपका ब्लैक बॉडी के लिए ही होता है। इसको आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कई बार इसको बोला जाता है, और ये आपका प्लैंक्स लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी रहता है, और कहीं कहीं आप इससे यहाँ पे आपका प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन डायरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले डी एन इक्वल्स हम लोग ले रहे हैं समेशन ओवर आई इक्वल्स 1 to k, डी एन आई डजंट इक्वल्स टू 0 बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। पर यहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, आपका नंबर ऑफ फोटोन्स जो होगा वो आपका चेंज करेगा। पर यहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी भी सिस्टम का एनर्जी क्या होता है, वो आपका कांस्टेंट ही रहता है आपका। तो डी यू क्या हो जाएगा, समेशन ओवर आई इक्वल्स 1 to k यू आई डी एन आई और इक्वल्स 0। ठीक है, हमारा एनर्जी क्या होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर यहाँ पे डी एन क्या है, ये हमारा जो नंबर ऑफ फोटोन्स है उसका डिफरेंशिएशन है। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपका कांस्टेंट नहीं है, तो किसी भी कांस्टेंट आपका जो
कोई भी कांस्टेंट होता है उसका हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को जीरो आता है। पर अगर कोई आपका नंबर, कोई आपका जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा। पर यहाँ पे क्योंकि हमारा एनर्जी क्या होता है, वो किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट होता है, इसके लिए जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी क्या आएगा, वो आपको जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स को यूज़ करके हम लोग जो है हमारा प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन निकालने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स क्या होता है, समेशन, अब ये होता है आपका समेशन ओवर आई इक्वल्स 1 to k log ni प्लस जी आई माइनस लॉग एन आई माइनस बीटा यू आई, और सॉरी म्यू आई है ये, और ये आपका समेशन ओवर आई इक्वल्स 1 to k log एन आई प्लस जी आई माइनस लॉग एन आई माइनस बीटा म्यू आई इक्वल्स जीरो। ओके, आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होगे। तो ये आपका, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो जब लॉग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपका, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग राइट साइड में लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो हमारा बीटा यू आई जो है हमारा, जो लॉग वाला फंक्शन नहीं है, जो आपका सिर्फ कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या करें, इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। फिर हम लोग लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग एन आई प्लस जी आई बाई एन आई हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड आपका एंटी लॉग ले लेंगे। जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा आपका, इधर से तो लॉग हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ई टू दी, जो भी फंक्शन होता है वो आपका ई टू दी पावर बीटा यू म्यू आई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका एन आई प्लस जी आई बाई एन आई। तो ये हो गया आपका 1 प्लस जी आई बाई एन आई, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर बीटा म्यू आई। तो ये हो गया आपका जी आई बाई एन आई इक्वल्स ई टू द पावर बीटा म्यू आई माइनस 1। यहाँ से आपको एन आई का वैल्यू क्या आ गया, वो आ गया जी आई बाई ई टू द पावर बीटा म्यू आई माइनस 1। और हम लोग जानते हैं कि बीटा क्या होता है, बीटा का वैल्यू होता है आपका 1/kT। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बीटा के जगह पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एन आई जो होगा वो हो जाएगा आपका जी आई बाई ई टू द पावर म्यू आई बाई KT माइनस 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया। अब आगे देखिए आप लोग, नंबर ऑफ फोटोन्स हैविंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन म्यू एंड म्यू प्लस डी म्यू, वो क्या होगा, उसको हम लोग नंबर ऑफ फोटोन्स जो आपका फ्रिक्वेंसी होगा इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग किस चीज़ से देते हैं, उसका एक्सप्रेशन होता है आपका एन म्यू इंटू डी म्यू जी म्यू इंटू डी म्यू बाई ई टू द पावर एच म्यू बाई KT माइनस 1। इसको हम लोग इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे आप देखो, पर हम लोग जानते हैं कि हमारा P क्या होता है, आपका जो मोमेंट होता है वो एच म्यू बाई सी होता है। तो डीपी क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा आपका एच डी म्यू बाई सी। नंबर ऑफ सेल्स हैविंग मोमेंटम इंटीग्रल पी एंड पी प्लस डी पी इज गिवन बाई, अब उसको कैसे देंगे हम लोग, उसको आपका होगा, यहाँ पे हम लोग ने जैसे यहाँ पे क्या था, ये नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए था, तो जहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स था, अब हम लोग मोमेंट के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे जी पी इंटू डी पी इक्वल्स 8 पाई आपका ये वी, ये आपका है कैपिटल, ये आपका भी है, म्यू नहीं है ये आपका, इंटू पी स्क्वायर, सॉरी आई थिंक हम लोगों ने स्टेप स्किप कर दिया, नहीं सही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है 8 पाई भी पी स्क्वायर इंटू डी पी बाई एच क्यूब। ये आपका नंबर ऑफ सेल्स हैविंग मोमेंटम इंटरवल, आपका इस इंटरवल के बीच में जो मोमेंटम होता है तो नंबर ऑफ सेल्स का जो होगा वो आपका ये होता है, ये भी आप लोग पहले से जानते हैं। तो इन केस ऑफ फोटोन्स देयर इज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पोलराइजेशन, सो द नंबर ऑफ सेल्स इन फेज स्पेस इज टेकन डबल। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल जो होता है उसको हम लोग डबल ले लेते हैं। तो ये आपका जी म्यू इंटू डी म्यू क्या आ जाएगा, जहाँ पे आपका पी था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, म्यू डाल दिया है। तो यहाँ पे आपका 8 पाई वी तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे P है तो P की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एच म्यू बाई सी, आप तो यहाँ पे एच म्यू बाई सी डाल दिए। और हमारे DP, हम लोग DP को क्या लिख सकते हैं, DP को एच डी म्यू बाई सी लिख सकते हैं। तो वही हम लोगों ने लिखा, और बाई एच क्यूब, तो यहाँ से आपका एच स्क्वायर और यहाँ एच है तो एच क्यूब हो जाएगा, और नीचे एच क्यूब, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास बचेगा आपका 8 पाई भी म्यू क्यूब हो जाएगा ये आपका, सॉरी, और ये आपका डी यू हो जाएगा और बाई सी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे आप देखो, उसके आगे जब आप देखोगे तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, 8 पाई भी म्यू क्यूब डी यू बाई सी क्यूब 1 बाई ई टू द पावर, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे डी यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या नहीं, यहाँ पे देखो फिर 1/e⁻h/m/kt हो गया और -1 हो गया, ठीक है। NU DU आपका ये आ गया और GU DU क्या हो गया, ये आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन इन फ्रीक्वेंसी इंटरवल म्यू प्लस म्यू ड्यू, वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ई म्यू इंटू डी म्यू इक्वल्स हो जाएगा h/v NU DU, ठीक है। आपका क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका कर रहे हैं हम लोग, तो एनर्जी आपका क्या होगा h/m इंटू N/μ डी और बाई आपका हो जाएगा v। तो ये आपका h/v हो गया। N/μ डी हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। N/μ डी हम लोग का क्या है, वो है आपका 8πv/μ³ आप इंटू d/c³ और 1/e⁻h/m/kt-1, ठीक है। अब एक चीज, एक मिनट, यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिर्फ म्यू स्क्वायर ही है ना, यहाँ म्यू क्यूब नहीं होगा। फिर इसी तरह से यहाँ भी आपका म्यू स्क्वायर है, म्यू स्क्वायर इंटू डी म्यू है, यहाँ म्यू क्यूब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या हम लोग निकाल रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देख रहे थे, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा आपका h/m N/μ d/μ, ठीक है, बाई भी। तो बाई भी ऐसे ही रहा, h/v/v ऐसे ही रहा आपका, और N/μ d/μ का वैल्यू हम लोग निकाले हुए, क्या है हमारा वैल्यू N/μ d/μ का, N/μ d/μ का वैल्यू जो है आपका वो है 8πv/μ² du/c³ 1/e⁻h/m/kt-1, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे N/μ d/μ का वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भी से भी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ये आपका म्यू स्क्वायर इंटू म्यू क्यूब हो जाएगा, c³ नीचे का c³ इंटू du, और ये आपका 8π ही रहा। और हम लोगों ने यहाँ पे भी h शायद छोड़ा है, एक मिनट, हाँ हम लोगों ने यहाँ पे भी h तो हम लोग का रहेगा ना। तो ये आपका एनर्जी का क्या वैल्यू आ गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपका आ गया E/μ इक्वल्स 8πh/μ³ d/μ/c³ इंटू ये क्या हो गया 1/e⁻h/m/kt-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू लास्टली हम लोग का यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये तो हम लोग का एनर्जी का आ गया आपका किसके, म्यू के टर्म में हम लोग को आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको लैम्डा के टर्म में निकालेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा हम लोग जानते हैं म्यू क्या होता है, वो c/λ होता है। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c/λ² इंटू d λ होगा। तो यहाँ पे आपका जहाँ जहाँ पे म्यू था वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब वहाँ पे आपका लैम्डा पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका e λ इंटू d λ, ई लैम्डा ये हो जाएगा 8πh, और लैम्डा की जगह पे क्या पुट, म्यू की जगह पे क्या पुट करना है हम लोग को, c/λ पुट करना है। जब आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको लास्टली जो है आपको लैम्डा के टर्म में आपका एनर्जी क्या आ जाएगा, 8πhc/λ⁵ 1/e⁻hc/λ⁵ ये हमारा इक्वेशन 5 है। और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 भी जो है वो हमारा प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी म्यू के टर्म में है, और ये आपका जो है ये आपका लैम्डा के टर्म में है, ठीक है। तो हम लोग का प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन निकल गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन को यूज़ करके किस तरह से हम लोग वाइन्स डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो आपका ई लैम्डा है इन टर्म्स ऑफ आपका जो एनर्जी है उसका इन टर्म्स ऑफ लैम्डा वो क्या है आपका, वो है आपका 8πhc/λ⁵ 1/e⁻hc/λ⁵ हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8πhc। लैम्डा को हम लोगों ने क्या किया, लैम्डा को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, λ⁻⁻5 हो जाएगा, और ये हो गया e⁻hc/λ⁵ इसको हम लोगों ने इक्वेशन 6 कंसिडर कर लिया है। क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही इक्वेशन 5 तक का वर्क कर लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपका इक्वेशन 6 कंसिडर कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला आप टर्म आपको वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकालना काफ़ी ईजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका एनर्जी का लैम्डा के टर्म में, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8πhc तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, d/d लैम्डा को हम लोग किसको
और ये अंदर क्या रह जाएगा हमारा, अंदर रह जाएगा आपका लैम्डा टू द पावर -5 बाई ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT -1। ठीक है, इसको इक्वेशन हम लोग 7 कंसिडर कर लेते हैं। अब जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये जो होगा इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो आपका 0 के वैल्यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है, तो उसका एनर्जी जब कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले तो देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि u इंटू वी के फॉर्म में कर दे रहे हैं। तो लैम्डा का पावर -5 और ई टू द पावर HC लैम्डा KT -1 को हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, का पावर -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, देखो आप लोग इसको क्या किए हम लोग, इसको जो लैम्डा का पावर -5 है और इंटू कर दिए हैं इसको हम लोग ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT -1। ठीक है, ये किए। तो और इसका हम लोग को क्या डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है, तो अब तो ये आपको u इंटू वी के टर्म में दिख रहा होगा। हम लोग जो करते थे dx जैसे आपका हो u इंटू वी, तो क्या होता था, u को एक बार बाहर रखें फिर dv बाई dx किए, फिर हम लोग एक बार बाहर रखे v को, फिर क्या किए du बाई dx किए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। पहले हम लोग लैम्डा टू द पावर -5 का वर्क करेंगे, इसको उसी तरह से छोड़ देंगे, फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको उसी तरह से छोड़ देंगे। तो देखो जब हम लोग लैम्डा टू द पावर -5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है आपका nx टू द पावर n-1 होता है। तो -5 आपका नीचे उतरेगा और क्या हो जाएगा, लैम्डा टू द पावर -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -5 इंटू लैम्डा टू द पावर क्या हो गया, -6 हो गया, और ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT -1 उसी तरह से रह गया टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि ये ऊपर हम लोग लेके जा रहे हैं, नीचे था उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो -1 प्लस लैम्डा टू द पावर -5 को वैसे ही रहने दिया, और ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT -1 को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, आपका माइनस जो होगा आप ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, और ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT और HC बाई KT, फिर आप ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT को आप पहले क्या करोगे, HC बाई लैम्डा KT के टर्म में आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे। फिर हम लोग HC बाई लैम्डा KT को क्या करेंगे, लैम्डा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर लैम्डा को करेंगे। तो जब आप लास्टली जब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो आपको ये वैल्यू आएगा। ठीक है, उसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। और यहाँ पे देखो लैम्डा का पावर -5 है, यहाँ पे लैम्डा का पावर -6 है, यहाँ पे HC ई टू द पावर लैम्डा KT -1 का पावर -1 है, यहाँ पे -2 है। तो यहाँ से आपका लैम्डा का पावर -5 और ई टू द पावर HC लैम्डा KT -1 का पावर -1 एक कॉमन निकलेगा, तो वो क्या होगा, उसको 0 के इधर राइट साइड में लाके तो कॉमन करके उसको बाहर निकाल दिए। फिर बचा क्या हमारे पास बच क्या जाएगा, बच जाएगा हम लोग के पास -5 प्लस ई टू द पावर HC लैम्डा KT -1 -1 ई टू द पावर HC लैम्डा KT HC बाई लैम्डा KT। ठीक है, और ये जो आपका लैम्डा का पावर -1 एक तो आपका चला गया ना राइट साइड कॉमन करके जब हम लोग निकाले तो, और एक बचा तो वो आपका नीचे में आ गया है। अब देखो इसको हम लोग -5 को हम लोग RHS में लेके गए तो हमारे पास क्या बचा, आपका ये बचा ई टू द पावर HC बाई लैम्डा KT इंटू HC बाई लैम्डा KT, और -1 वाला जो पावर ये जो टर्म है इसको हम लोग ने नीचे लेके चला गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि HC बाई लैम्डा KT जो है उसके जगह पे आपका x पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग HC बाई लैम्डा KT के जगह पे x पुट करेंगे तो ये जो हमारा एक फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये जो आपका रिलेशन ये हो जाएगा आपका x ई टू द पावर x बाई ई टू द पावर x -1 = 5। इसको हम लोग इक्वेशन 9 कर लेंगे। अब तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपका एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, और इसको हम लोग इसको एनालिटिकल तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो और ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर जब आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे तो आप इसको देखोगे कि इसका जो रूट है, जो आपको इसका रूट होगा वो नियरली आपको क्या होगा 5 के इक्वल होगा, और वो आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू आपका जो आएगा x का आपके रूट का वो होगा 4.965। ठीक है, तो यहाँ से आप HC बाई लैम्डा KT का वैल्यू क्या आ गया, x जो है हम लोग क्या किए थे, HC बाई लैम्डा KT को x की जगह x माने थे हम लोग, तो HC बाई लैम्डा KT आपका हो जाएगा 4.965। यहाँ से आपका लैम्डा t का वैल्यू क्या हो जाएगा, HC बाई आप जब h और c का जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको लास्टली आपको जो वैल्यू आएगा 4.965 और इंटू k हो जाएगा। ठीक, सॉरी लैम्डा t आपका ये हुआ,
और लैम्डा टी को हम लोग उधर लेकर गए और एच सी बाई ये क्या हो गया 4.965 के होगा। जब आप इस पूरे का एक वैल्यू निकालोगे एच सी और के सब का जब वैल्यू पुट करोगे तो हम लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। लैम्डा टी का वैल्यू क्या आएगा, हमारा एक कांस्टेंट आएगा। नाउ इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ एच सी एंड के, अगर आप एच सी और के का वैल्यू जब पुट करोगे तो लैम्डा टी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, वो आपको इक्वल आ जाएगा 2.896 सेंटीमीटर केल्विन के इक्वल आएगा। और जब उसको आप चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2.896 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैम्डा एम टी इक्वल्स हो गया आपका बी, और इक्वल्स क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 2.896 इंटू 10⁻³ एम के। और यही क्या होता है, यही हमारा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोग को टेढ़ा लगा होगा, पर अगर आप लोग इसको 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो आपको आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ईजी है, ठीक है। हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये तो आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, या हम लोगों ने अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है ना उन सब के कंपैरिजन में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग सच में आप लोग बहुत लकी होंगे जो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा ये जो क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मोस्टली पूछा जाता है, तो आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी तैयार कर लेना। उसका क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आप लोग को ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसका भी चिंता मत करना। आप लोग बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। आप लोग और कहीं भी आप लोग अभी दिमाग मत लगा। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। आप लोग मेन पेपर का तैयारी करो आप लोग, और सब्सिडरी तो आप 3-4 दिन में तैयार कर लोगे अपने एग्ज़ाम से। तो अगर आप लोग के एग्ज़ाम में गैप होगा तो आप लोग लकी होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लोगे। या आप लोग अभी से भी तैयारी कर सकते हो। आप लोग अभी से सिर्फ क्या करना कि सारा क्वेश्चन का आंसर एक जगह पे लिख लेना, और एग्ज़ाम से पहले आप लोग पढ़ लेना 3-4 बार। 3-4 बार पढ़ लोगे आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन बनने लायक तो आप लोग का तैयारी हो ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 18, 19, 20 में पूछा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग को पहले स्टेट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, और उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर हम लोग को ऑब्टेन करना है ये आपका एक्सप्रेशन जो है CP माइनस CV वाला, ठीक है। CP माइनस CV इक्वल्स R जो होता है वो वाला एक्सप्रेशन हम लोग को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इन फैक्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है हमारा, लॉ ऑफ बेसिकली वो जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज इटसेल्फ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स extends this law so as to include that energy and internal energy of a system. According to first law of thermodynamics, if an amount of heat dq is added to a system, a part of it may increase its internal energy by an amount du, while the remaining part of may be used up as external work dw done by the system. ओके और मैथमेटिकल जो आपका फॉर्म होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या होता है, dq इक्वल्स du प्लस pdv। आप लोग उसी तरह से हाईलाइट करके देखना, आप लोग को दिखाना है टीचर को कि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों के पास नॉलेज है, ठीक है। अब जो हमारा उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका, हम लोग को ऑब्टेन करना था एक्सप्रेशन CP माइनस CV के लिए। तो देखते कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस कैन ऑल्सो भी, आपका क्या है, ये आपका 2 स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का आपका रिलेशन है, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि आपका पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा है, फिर डिराइव करने को कहा है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब यूज़ करेंगे तो हम लोग देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। सपोज दैट द गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या किया जा रहा है, गैस को हीट किया जा रहा है सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाई dt। इस तरह से उसका टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो जाए dt। और हम लोग मान रहे हैं कि dq जो है वो हमारा अमाउंट ऑफ हीट है जो आपको दिया जा रहा है उस गैस को हीट करने में, ठीक है। तो dq इक्वल्स क्या हो जाएगा, CV इंटू dt हो जाएगा। तो dq इक्वल्स CV इंटू dt, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करोगे। एज द गैस इज हीटेड एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि गैस जो हमारा हीट क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, इट विल परफॉर्म एनी एक्सटर्नल वर्क एंड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो
फर्स्ट लोग तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, वो कोई भी एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म नहीं करता होगा। तो डी क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, तो डी डब्ल्यू की जगह पे आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये डी क्यू क्या हो जाएगा, आपका डी यू के इक्वल हो गया। सेटिंग डी क्यू इक्वल्स डी यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब डी क्यू की जगह पे जब डी यू डालेंगे आपका इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी यू इक्वल्स हो जाएगा आपका सी वी इंटू डी टी। तो यहाँ पे आपका हो गया डी यू इक्वल्स सी वी इंटू डी टी, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ हीट द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस को एक बार हीट किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कांस्टेंट आपके कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग अब गैस को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो उसमें मान ले रहे हैं कि हम लोग कितना हीट अप्लाई कर रहे हैं, उसमें डी क्यू डैश कर रहे हैं। तो डी क्यू डैश क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू सी पी इंटू डी टी एट, ये सी पी क्या है, प्रेशर एट आपका ये कांस्टेंट हीट, आपका ये जो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जब निकालोगे तो सी पी यूज़ करोगे, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालोगे तो सी वी यूज़ करोगे, ठीक है। तो डी क्यू डैश क्या आ जाएगा आपका सी पी इंटू डी टी आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, द हीट अप्लाइड एट ए कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे जो हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करेगा, वो आपका गैस का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा डी टी से। डैट इज इंक्रीज इज इंटरनल एनर्जी बाई डी यू। मतलब क्या हुआ कि हमारा उसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा, वो डी यू से इंक्रीज कर जाएगा। एज वेल एज इनेबल्स द गैस टू परफॉर्म वर्क टी डब्ल्यू। और इसमें क्या होगा, जो आपका जो गैस को क्या करेगा, वो आपको डी डब्ल्यू जो होगा वो वर्क करने के लिए इनेबल करेगा। इफ़ डी वी इज़ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, मान ले रहे हैं हम लोग कि डी वी क्या है, वॉल्यूम में इंक्रीज है, देन वर्क परफॉर्म क्या हो जाएगा, वर्क परफॉर्म जो होगा वो डी डब्ल्यू जो होगा वो पी डी वी के इक्वल हो जाएगा आपका। इसको इक्वेशन 4 कंसिडर करें हम लोग। अब हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से जानते हैं कि द टोटल हीट सप्लाई टू द गैस टू हीट इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। वो क्या होता है, डी क्यू डैश वो हो जाएगा आपका डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। तो आप यहाँ पे डी यू प्लस क्या करोगे, डी डब्ल्यू करोगे। वहाँ पे क्या था, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते थे तो उस वक्त हमारा डी डब्ल्यू वर्क जो था वो जीरो था, पर जब आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हो तो उसमें हमारा जो होगा वो वर्क डन होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 5 हम लोगों ने नेम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन आपका जो इक्वेशन 2 है, आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन जो हमारा 4 है, उन सबको जब आप यूज़ करोगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, सी पी डी टी इक्वल्स हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे क्या आया है, आपका डी क्यू डैश आया है सी पी डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू डैश की जगह पे क्या डाल दिए हम लोग, सी पी डी टी पुट कर दिए। डी यू की जगह पे आपका क्या आया हुआ है, सी वी डी टी आया हुआ है, तो डी यू की जगह पे क्या पुट कर दिए, सी वी डी टी आपका। और हमारा डी डब्ल्यू क्या हम लोगों ने, ये पी डी वी है, तो उसको पुट कर दिया। तो इसको जो इससे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, इसको इक्वेशन 6 ले लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस वो क्या होगा, पी वी इक्वल्स आर टी हो जाता है, एन इक्वल्स यहाँ पे 1 हो गया। द हीट डी क्यू डैश इज अप्लाई टू द गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जो हीट आपका डी क्यू डैश है वो कब अप्लाई हो रहा है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर आपका अप्लाई किया जा रहा है। देयर फॉर डिफ्रेंशिएटिंग, इस जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका बोथ साइड्स अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट बाय ट्रीटिंग पी एज अ कांस्टेंट। अगर हम लोग अबव इक्वेशन जो हमारा आइडियल इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो उसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड ट्रीटिंग पी एज अ कांस्टेंट, हम लोग को टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करना है और टेकिंग पी एज अ कांस्टेंट। हम लोग पी को कांस्टेंट ले रहे हैं तो पी बाहर निकल गया, डी वी बाई डी टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, आर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पी डी वी क्या हो जाएगा, वो आपको आर डी टी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 7 कंसिडर कर लेना है। अब इक्वेशन 6 और 7 में से जब आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन 6 क्या है, जब आप इक्वेशन 6 देखोगे तो ये है हमारा हाँ इस पेज में तो था हमारा, देखो इक्वेशन 6 क्या है, सी पी डी टी इक्वल सी वी डी टी प्लस पी डी वी है। तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 जब आप कंपेयर करोगे तो पी डी वी की जगह पे क्या आ जाएगा, आर डी टी आ जाएगा। और यहाँ से डी टी जब आप सब में कॉमन करोगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर, ठीक है। तो हम लोग को यही प्रूव करा था, तो हैंस हम लोग का ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग का सी पी माइनस सी वी वाला निकल गया। तो आई थिंक ये वाला आपको थोड़ा सा ईजी लगा होगा, और इन कंपेरिजन टू अदर्स ये थोड़ा सा तो ईजी है आपका, या इससे आप नहीं बोल सकते हो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, सबके कंपैरिजन में ये वाला थोड़ा इजी था आपका। अब देखो, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा भी क्वेश्चन है। और मुझे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, पर आपका क्या, आपको मैं देखो फिर आपके क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, सेटअप द लैग्रेंजियन फॉर अ 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड ऑब्टेन द लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ द मोशन। ऐसे तो इसका प्रूफ आपका काफ़ी ईजी है, पर
चलिए देखते हैं फिर हम लोग। देखिए कहीं हो सकता है कि इस साल भी आपसे ये क्वेश्चन पूछते, आप लोग अच्छे से तैयार करना। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताई हूँ वो अच्छे से तैयार करना, बिल्कुल भी आप लोग निगलेक्ट नहीं करोगे, आप लोग आलस नहीं करोगे, अच्छे से तैयार करके जाओगे। और क्योंकि सब्सिडरी का मार्क्स भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब्सिडरी में भी आप लोग को अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी आपका 16, 18, 20 से पूछा गया है। द एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होगा यहाँ पे, नेट फोर्स जो होगा इक्विलिब्रियम में कब कहा जाता है किसी बॉडी को, जब उस पर नेट फोर्स जो होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो हमारा 0 होता है, ठीक है। एंड हुज मैग्नीट्यूड वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी करता होगा। तो द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंस्टिट्यूट लीनियर हार्मोनिक मोशन। और फिर आप लोग एक ये डायग्राम बना लेना, और फिर द फोर्स एफ फॉर, यही आपका क्या है, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को आप लोग, यही आपका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है आपका। और फोर्स एफ फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी रिप्रेजेंटेड एज, क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ इक्वल्स माइनस के एक्स, जहाँ पे के आप जानते हो ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, फिर के इसका फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और एफ हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है, वेयर वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, जहाँ पे वी क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है ऑसिलेटर का। तो यहाँ से आपका डी वी क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एस हो जाएगा, और माइनस एफ यहाँ पे एफ की जगह पे क्या है माइनस के एक्स से, तो जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा के एक्स डी एस से हो जाएगा ये आपका। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वी क्या होता है आपका, वी होता है इंटीग्रल के एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो गया हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसको इक्वेशन 2 आप कंसिडर कर लो। अब देखो आगे, वेयर यहाँ पे सी क्या है, सी आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और इसको हम लोग डिटरमाइन करेंगे चूजिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द पोजीशन at equilibrium as the reference level, that is x, that is v equals 0 at x equals 0, then form the equation। हम लोग जब v equals 0 पुट करेंगे, x equals 0 पुट करेंगे, c क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। फिर इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो इक्वेशन 2 जो है आपका वो बन जाएगा v equals हाफ ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। तो द काइनेटिक एनर्जी t ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m एट अ डिस्टेंस x इज गिवन बाई, आप लोग जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है आपका, dx बाई dt होता है वेलोसिटी। तो आप उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो x है वो आपको मेनली आप बोल सकते हो कि आपका चेंज इन आपको dx बाई dt के टर्म को यहाँ पे आपको x डॉट से दिखा रहा है आपका। तो ये t आपका जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या है, हाफ m एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस द लैग्रेंजियन एल, लैग्रेंजियन को हम लोग एल से दिखाते हैं, फॉर द ऑसिलेटर्स को कैसे देते हैं हम लोग, वो होता है आपका फॉर्मूला एल इक्वल्स होता है टी माइनस वी। तो टी आपका क्या है हाफ ऑफ एम एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ के स्क्वायर, वी जहाँ पे आपका के काइनेटिक एनर्जी है और वी क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव, यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डेल एस को, जब डेल एक्स के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स 1/2 एम एक्स डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आ जाएगा माइनस के एक्स के इक्वल डेल एक्स बाई डेल एक्स, और जब आप फिर से इसको डेल एक्स बाई डेल एल बाई डेल एक्स को आप जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो फिर हम लोगों को आपको रिजल्ट आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और एम एक्स डबल डॉट, और इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। द लैग्रेंजियन इक्वेशन डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल 0 हो जाएगा फॉर द मोशन ऑफ ऑसिलेटर। ये आपका क्या हुआ, ये डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल 0 फॉर द मोशन ऑफ ऑसिलेटर यूजिंग इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को जब यूज़ करेंगे, तो अब आप इस इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एक्स डबल डॉट माइनस माइनस के एक्स इक्वल 0, तो ये आपका आ गया एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड कैन बी पुट इन द फॉर्म एक्स डबल डॉट और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल 0, वेयर ओमेगा इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन गिवन बाई ओमेगा इक्वल्स अंडर रूट के बाई एम। तो फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। इस तरह से हमारा आपका टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फिर आपका कंप्लीट होता है, और आपका यहाँ पे फिजिक्स सब्सिडी का काम भी आपका पार्ट 1 वाला कंप्लीट होता है। ये आपका लास्ट वीडियो था, और अब मैंने जो आपको PDF बोला है वो मैं आपको शाम तक आपको मिल जाएगा, शाम या रात तक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर आप लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लो, और अच्छे से आप लोग पूरे 10 क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और आप लोग का
आप लोग 80 में 80 आप लोग स्कोर करो। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपने एग्ज़ाम आई होप कि आप लोग अपने एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे, मन लगा कर रहे होगे। एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, पर उसका मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करता है। इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा नंबर लाना, ठीक है। थैंक यू।